दोस्तों नमस्कार। पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, आपने समझा या नहीं समझा, क्योंकि बिहार चुनाव में जो मुनादी कांग्रेस ने जिस तर्ज पर की, उसके मतलब और मायने सिर्फ इतने भर नहीं है कि कांग्रेस बदल चुकी है। कांग्रेस की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी जिस टारगेट को लेकर चल रहे हैं, उस टारगेट के बीच में वह उस कांग्रेस को भी बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है जो कांग्रेस ये सोचती रही कि उसकी अपनी राजनीतिक जमीन तो उसे बचाना होगा। असल में टारगेट बिहार के भीतर है ही नहीं। चुनाव बिहार के हो रहे हैं, लेकिन निशाने पर दिल्ली है। वो दिल्ली जो इस देश के हर राज्य के हर चुनाव में पर्दे के पीछे रहती है, लेकिन उसकी उंगलियों पर या कहें उंगलियों के इशारे पर एनडीए के तमाम राजनीतिक दल रेंगते हुए नजर आते हैं। वो कोई चेहरा हो या किसी छत्रप के तौर पर मजबूत ताकत हो, उनकी कोई हैसियत बचती ही नहीं है। महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। और महाराष्ट्र के बाद या कहें एनडीए के भीतर सबसे पुराने सहयोगियों की कतार में शिवसेना के साथ साथ दो ही तो राजनीतिक दल थे। एक तरफ पंजाब में अकाली और दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार। अकाली छिटक चुके हैं, बचे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार बिहार चुनाव परिणाम में रेंगते हुए नजर आए। बीजेपी की पूरी रणनीति इसी लकीर पर चलती रही, लेकिन एक झटके में कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। पहला निशाना तो यही है, कांग्रेस हो या ना हो, लेकिन इस बार बिहार का चुनाव और उसके टारगेट पर मोदी शाह की जोड़ी है। वह जोड़ी जो तय करती है कि चुनाव कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, जीतने के बाद किसकी सत्ता होगी, जिसकी सत्ता होगी वो चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार की घेराबंदी बीजेपी ने बिहार के भीतर कुछ इसी तर्ज पर की। हफ्ते भर पहले हमने आपको संकेत दिए थे कि जो लालू और नीतीश की जोड़ी छत्रपों के आश्रय एक मैसेज दे रही है, सीएम बनेंगे तो हम ही बनेंगे, यानी कोई तीसरा शख्स होगा नहीं, यानी आरजेडी या फिर जनता दल यूनाइटेड। और ध्यान दीजिए, उसके बाद की परिस्थितियां जिस तर्ज पर चलती चली गई, उसमें कांग्रेस ने दूसरा स्ट्रोक इस बात को लेकर किया कि ना सिर्फ आरजेडी के तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, जो वो खुद अपने तौर पर कहने से घबराते रहे, कतराते रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि गठबंधन की राय में कांग्रेस या उससे ज्यादा राहुल गांधी को लेकर जो बिहार के युवाओं में परसेप्शन बन चुका है, जो दलित और पिछड़ों के भीतर जाति समीकरणों के आश्रय कास्ट सेंसस से लेकर मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने का जो प्रयास राहुल गांधी अपने तौर पर उठा रहे हैं, और तीसरी परिस्थिति में जो परसेप्शन बिहार की राजनीति में युवाओं और महिलाओं तक के भीतर एक आक्रोश है, उन सबको एक साथ कैसे साधा जा सकता है। तो ना सिर्फ मुख्यमंत्री कौन होगा महागठबंधन की तरफ से, बल्कि अपने से छोटे राजनीतिक दल के नेता का नाम लेकर इस एहसास को कांग्रेस ने जीवित कर दिया कि दरअसल उसकी लड़ाई दिल्ली को लेकर है। उसकी लड़ाई और उसके टारगेट पर मोदी और शाह है। मुकेश सहनी कल्पना के परे है। इसका ऐलान कांग्रेस करेगी, लेकिन कांग्रेस ने इसका ऐलान किया। गहलोत ने मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव तो डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया, और यह भी कह दिया एक और डिप्टी सीएम होगा, और फिर यह भी कह दिया कि दरअसल वो पिछड़े तबके से होगा। मैसेज जाति समीकरण है? जी नहीं। मैसेज कांग्रेस आने वाले वक्त में इस देश की अगुवाई कैसे करेगी, इसके लिए बिहार चुनाव को ही चुना गया है। और यहीं पर एक दूसरा सवाल निकल कर आया। एनडीए ने अभी ऐलान नहीं किया है, उसने नहीं बताया है कि उसका चेहरा कौन होगा। और जब बिहार की राजनीति में पुराने छत्रपों के संवाद हो रहे थे, तो ऐसे में कांग्रेस ही बीच में आकर खड़ी हुई और उसने कहा ऐलान वो खुद करेगी, और यह रास्ता नीतीश कुमार के लिए खुल गया। नीतीश कुमार एक बात समझ गए कि बीजेपी दफन तो कर सकती है, लेकिन कांग्रेस
उस गड्ढे को खोद भी सकती है जिसमें जिस राजनीतिक दल को दफन करने की कोशिश चल रही हो। और बात यहीं से आगे बढ़नी शुरू हो गई। नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं या फिर नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब बीजेपी को अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा, और अगर नहीं झोंक पाए तो फिर चुनाव परिणाम के बाद तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर एक नए तरीके से नए समीकरणों के आश्रय खड़े होंगे। यानी केंद्र की भूमिका एक झटके में बिहार की राजनीति से दूर हो जाएगी। तो क्या वाकई ऐसी परिस्थिति बन चुकी है? दरअसल 3 सवाल जो पर्दे के पीछे लगातार चल रहे थे, उन 3 सवालों के 3 ही मैसेज थे। पहला मैसेज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए था, उम्मीदवारों के लिए था, रणनीतिक बनाने वालों के लिए था, और अतीत की कांग्रेस को देखकर मौजूदा वक्त में जो कांग्रेस की लकीरें खींच रहे थे उनके लिए मैसेज था कि अब कांग्रेस को बड़ी भूमिका में आना होगा। और बड़ी भूमिका का मतलब कभी भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना या फिर अपने ही चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि इस देश की राजनीति में जितनी नफरत और जितने बांटने वाली प्रक्रिया चल रही है, उसमें कांग्रेस को अब एकजुटता के साथ चीजों को आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए कल जब जिक्र कर रहे थे कि 6 टेलीफोन अलग अलग जगहों पर जो संवाद बना रहे थे, उसके पीछे का मैसेज एक ही था, सब कुछ कांग्रेस तय करेगी। कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी की नई कांग्रेस होगी जो तय करेगी। और यह मैसेज महागठबंधन से निकलकर एनडीए के भीतर भी समा गया और यहां से दूसरे सवाल ने जन्म लिया। दूसरा सवाल बहुत साफ तौर पर था, अगर कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम के पद का चेहरे का भी ऐलान कर देती है तो फिर एनडीए जो सीएम के चेहरे तक का ऐलान करने से घबरा रही है, कतरा रही है और अपने समीकरणों को साधने के लिए कभी चिराग पासवान की तरफ, कभी खुद की तरफ और कभी बाहर से चुनाव लड़ रहे एक नए राजनीतिक दल के नए चेहरे के आश्रय जो समीकरणों को बैठा रही है, वो अब नहीं चलेगा। यह मैसेज नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार ने इस मैसेज को अपने साथ रखकर जो संवाद बनाया लालू यादव के साथ या कहें आरजेडी के साथ, उसका मैसेज बहुत साफ था, या तो आप या फिर हम, इसके अलावे कोई नहीं। और ये आप और हम अगर खुद कहेंगे तो ये नहीं चलेगा और इसके लिए राहुल गांधी को आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो पूरी राजनीतिक बिसात एक एक करके बिछाने शुरू की, उसका मैसेज ये भी था कि बिहार के चुनाव परिणाम अगर इस देश की राजनीति के लिए एक नया ऐलान हो सकते हैं तो उस नए ऐलान में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। क्या वाकई नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकलकर आकर खड़े हो जाएंगे, या नीतीश कुमार इस ताकत के साथ उभरेंगे कि वह मुख्यमंत्री पद पर दोबारा या तिबारा या 11वीं बार आसीन हो जाएं, यानी लगातार 2 दशकों के बाद वही मुख्यमंत्री रहे। यह एक ऐसा दांव था जिस पे नीतीश कुमार सहमत हैं या नहीं है, और सहमति जैसे ही मिली वैसे ही महागठबंधन के भीतर की लकीरों ने एक एक छोटे छोटे तारों को पिरोना शुरू कर दिया, और उस दायरे में नीतीश कुमार की वो राजनीति भी आकर समा गई जहां पर बीजेपी के लिए नए खतरे की घंटी अब बजने लग गई कि अगर उसने ऐलान अब नहीं किया कि नीतीश चेहरा होंगे तो बीजेपी की राजनीति बिहार के भीतर खुल जाएगी और एक झटके में फिर से मंडल कमंडल की वही परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाएंगी जहां पर एक वक्त लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था, एक वक्त बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बिहार की राजनीति में जो उफान आया था उसमें बीजेपी लापता हो गई थी। एक बार फिर एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें मौजूदा वक्त में मोदी और शाह की जोड़ी उस बीजेपी से हटकर है जो सबको साथ लेकर चला करती थी, और यह मैसेज कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के भीतर से ही निकलेगा।
और बीजेपी के भीतर जो धड़कनें हैं, बीजेपी के धड़कनों के पीछे जो संघ परिवार की अपनी वैचारिक सोच है, ये सब कुछ क्या एक धागे में इस चुनाव में सामने उभर कर आएंगे? तैयारी हो चली है। लेकिन इन सबसे पहले जरा समझना होगा, पहली बार कांग्रेस के नेता ऐलान कर रहे हैं हमारा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर कौन होगा, हमारा चेहरा डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पर कौन होगा, और उसमें कांग्रेस नहीं है। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। कांग्रेस के इस ऐलान के पीछे सिर्फ और सिर्फ लालू यादव, गहलोत और लालू यादव की बातचीत, या कांग्रेस या राहुल गांधी सिर्फ उतनी भर सोच नहीं है। राहुल गांधी दूर की गोटी इसलिए साध रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव एक लिहाज से 2024 के बाद के तमाम चुनाव से हटकर है। ना तो वो हरियाणा की तर्ज पर है, ना वो महाराष्ट्र की तर्ज पर है, और ना ही वो दिल्ली की तर्ज पर है। क्योंकि वोट चोरी का नारा जो बिहार की सड़कों पर घूमते हुए राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लगाया, उसका मैसेज बहुत साफ था। इस बार बिहार के वोटरों को कम से कम उस परिवर्तन की दिशा में बिहार के चुनाव को ले जाना होगा जहां पर जितनी बड़ी तादाद में एसआईआर के जरिए जो वोटों को डिलीट किया गया या फिर डुप्लीकेट वोट्स जो जुड़े हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी आंधी उभर कर सामने आनी चाहिए। और यह बात नीतीश कुमार भी समझ गए कि राजनीतिक तौर पर बिहार में बीजेपी अपने बूते आ नहीं सकती है। वो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस भी कहीं टिकती नहीं है। लेकिन फिर ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें लालू के साथ साथ तेजस्वी यादव की स्वीकृति उस तर्ज पर हो नहीं पा रही है जो होनी चाहिए? और यहीं से तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार थोड़े से डाइल्यूट हुए। नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए, या कहें राजनीतिक गद्दी बचाने के लिए, उस लड़ाई में कूद गए। लेकिन जब वो कूदे तो वो किसके साथ खड़े थे, यह महत्वपूर्ण हो गया। और जिस वक्त इंडिया बन रहा था, उस वक्त नीतीश कुमार की जो भूमिका थी, अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग नेताओं से मुलाकात करना, और पहली मुलाकात उन्होंने ममता बनर्जी से की थी, और बिहार के बाद ममता बनर्जी का ही इम्तिहान है। उसके बाद सभी ने अखिलेश को जोड़ा था, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। यानी ध्यान दीजिए, तो इंडिया गठबंधन को बनाने के पहले जो नीतीश कुमार की भूमिका उस धागे की तर्ज पर चल रही थी जहां पर वो सबको जोड़ रहे थे, और नीतीश कुमार अपनी बुजुर्गियत से ज्यादा अपने राजनीतिक अनुभव को साझा हर के साथ कर रहे थे, शायद बिहार चुनाव के राजनीतिक परिणाम उसी धागे को एक बार फिर जीवंत कर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी, और ऐसा संभव भी नहीं था कि अगर बीजेपी राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़े तो वो खुल्लम खुल्ला इस ऐलान के साथ लड़े कि वो अकेले है और दूसरी तरफ सब कोई है। सिर्फ 2015 का चुनाव ऐसा था जिसमें लालू, नीतीश और कांग्रेस तीनों एक साथ खड़े थे। उसका रिजल्ट बीजेपी को आज भी याद है। वो कहीं टिक नहीं पाई, 24% वोट तो मिले,
लेकिन 53 सीट्स पर वो फंस गई। वो परिस्थिति कैसे दोबारा जीवित की जाए और वोटरों को यह संदेश कैसे जाए, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि लगातार बीजेपी 20 साल पुरानी 15 बरस की लालू यादव की राजनीतिक सत्ता को ही एक चुनावी हथियार बना चुकी है, जंगल राज कहके। और इसीलिए आज खुलकर तेजस्वी यादव यह कहते हुए सामने आए, अगर मेरी परछाई ने भी कोई अपराध किया तो मैं उस परछाई को भी बख्शूंगा नहीं। यह सलीम जावेद का डायलॉग नहीं है और ना ही मौजूदा वक्त में किसी बॉलीवुड की फिल्म का डायलॉग है। राजनीतिक तौर पर इसके मर्म को समझिए। यह दरअसल खुला ऐलान इस बात को लेकर है कि हो सकता है इससे पहले जो भी कुछ हुआ अब बिल्कुल नई तस्वीर के साथ, नए समीकरण के साथ, नए गठबंधन के साथ और बीजेपी और मोदी शाह की राजनीति के खिलाफ मेरी मौजूदगी है। सुन लीजिए कि परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। दरअसल यह मैसेज बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा हथियार जो तेजस्वी यादव के खिलाफ फाइल खुली हुई है, जिसमें लालू और राबड़ी देवी दोनों को आरोपी ठहराया गया है, उस पर सुनवाई 1 हफ्ते के बाद शुरू होगी। 1 हफ्ते भी ना कहें बल्कि कहें 4 दिनों के बाद उसकी सुनवाई शुरू होने वाली है। और यह भी हर किसी को पता है कि इसी चुनाव के बीच में सुनवाई के साथ साथ फैसला भी आएगा। जाहिर है बीजेपी ये कहने से अब भी नहीं चूक रही है और आज भी नहीं चूकी कि दरअसल एक आरोपी राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा है और उसको महागठबंधन ने ऐलान किया है और कांग्रेस उसके पीछे खड़ी है। वो कांग्रेस जिसके ऊपर हेराल्ड केस है, वो कांग्रेस जिसके नायक राहुल गांधी पर हेराल्ड केस के आरोपी होने की जिक्र वो लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में वो किसे चुनेंगे, इस बात का खुले तौर पर आज भी जिक्र हुआ। लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर अपनी परछाई तक को लेकर ना बख्शने की स्थिति में तेजस्वी यादव हैं, तो फिर जो आरोप उन पर लगाए गए, क्या अब वो आरोपों पर जो भी फैसला होगा, जो भी सुनवाई के दौर में कहा जाएगा और बीजेपी उसे राजनीतिक हथियार इस चुनाव प्रचार में अगर बनाएगी, तो क्या वो बीजेपी के खिलाफ चला जाएगा? दरअसल इसके लिए भी आपको पर्दे के पीछे जाना होगा। यह राय नीतीश कुमार की अपने तौर पर शुरू से रही है। किसी भी राजनीतिक परिस्थितियों के बीच जब चुनाव सामने खड़ा हो जाए तो चुनाव में एक चाल तो ऐसी चलनी ही चाहिए जिस चाल के साथ विपक्ष धराशायी हो जाए। और यह मैसेज कांग्रेस के लिए था तेजस्वी यादव को लेकर, यह मैसेज लालू यादव को था तेजस्वी यादव को लेकर, यह मैसेज जो रोजगार की एवज में जमीन लेने का जो आरोप था उसके मद्देनजर यह खुला ऐलान था कि देखिए कोई शख्स चुनाव के मैदान में अपनी परछाई तक को ना बख्शने का जिक्र कर रहा है और ऐसे में उसे आप सजा देने पर उतारू हैं, तो यह राजनीतिक तौर पर ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने की स्थिति है जो बताती है कि जब आप हारने लगें तो सत्ता का उपयोग या दुरुपयोग करने में लग जाएं। तो क्या वाकई बीजेपी के लिए यह मुश्किल सवाल है? बावजूद इसके आज बीजेपी सामने आई और उसने कहा भी कि देखिए ये आरोपी हैं। अब जरा हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के 2 आदेश हुए हैं। 27 अक्टूबर से ट्रायल चलेगा, मालूम है आपको। और ये कोई हमलों के कारण नहीं हो रहा है, ये हुआ है जब वो रेल मंत्री थे तब से 10 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 17-18 से पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट के बाद अब आरोप तय हो गया है। और बिहार की जनता को बहुत संक्षेप में बताना जरूरी है आरोप क्या है।
मुश्किल तो आ गई है बीजेपी के सामने, मुश्किल तो आ गई है मोदी शाह के सामने, मुश्किल तो आ गई है बिहार को लेकर उस बिसात को बिछाने में जिसमें अलग अलग प्यादों के जरिए चौसर पर जो कुछ पासे फेंके जा रहे थे वो सब कुछ धराशायी तो नहीं हो जाएंगे। नया रास्ता क्या होगा? नया रास्ता ना तो जंगल राज के ऐलान की तरफ जाता है, ना ही तेजस्वी यादव को अपराधी घोषित करने की दिशा में जाता है, ना ही महागठबंधन के भीतर धमाचौकड़ी आपस में टकराव के आश्रय बनी हुई है उस दिशा में जाता है, और ना ही राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच तालमेल नहीं है उस दिशा में जाता हो। यह स्थिति तो एक नए तरीके से बीजेपी को चेताने के लिए सामने आकर खड़ी हो गई कि अब जब प्रचार शुरू होगा तब वो कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी। तो पहला सवाल, बीजेपी के चेहरे के तौर पर मोदी और शाह की जोड़ी ही है जो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में खड़ी होगी। यहां पर योगी आदित्यनाथ तड़का लगाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं सामाजिक और कानून के राज को लेकर, उसको लेकर बिहार में भी चर्चा है कि कहीं यूपी की दिशा में बिहार ना चला जाए। यह पहला मैसेज बीजेपी के लिए है, उसके सामने नया संकट आ चुका है। दूसरी परिस्थिति आरजेडी के लिए है। आरजेडी उस रास्ते पर तो निकल गई जहां पर उसका चेहरा तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हैं और वादे और दावों के साथ तेजस्वी यादव मैदान में आकर खड़े हो गए और एक बड़े भाई की भूमिका में लगातार मंडल के बाद की राजनीति में लालू यादव बिहार की राजनीति को साधते चले गए। लेकिन पहली बार आज जब कांग्रेस के ऐलान का इंतजार हो रहा था कि वो तो ऐलान कर दे कि तेजस्वी सीएम होंगे, तो बड़े भाई होने के बावजूद भी कांग्रेस का कद क्या आरजेडी से बड़ा हो गया? यहां पर बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति को भी अब समझने की जरूरत होगी। यानी आरजेडी किसी भी हालत में अब कांग्रेस के पीछे खड़े होने से चूकेगी नहीं, उसे खड़ा होना होगा बिहार के चुनाव परिणाम चाहे जिस दिशा में जाएं। यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल उन छत्रपों के लिए, उन छोटे छोटे राजनीतिक दलों के लिए जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी है, जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं और एआईएमआईएम भी है, बीएसपी भी है और जन स्वराज पार्टी भी है। इन तमाम राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आने वाले वक्त में ये जिस रास्ते पर चलेंगे उसमें क्या वाकई बिहार जाति समीकरणों से हटकर वोट करेगा, या फिर बिहार की राजनीति जाति समीकरण के साथ साथ पहली बार इस चुनाव को, इस देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला मान लेगी। और अगर मान लेगी और उसी अनुकूल वो परिणाम देती है तो फिर इन छत्रपों के सामने अपनी राजनीति को या तो समेटना होगा, विलय करना होगा या समझौते करने होंगे। यह तीसरा संकट छत्रपों के सामने है। चौथी परिस्थिति कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस जान चुकी है कि राहुल गांधी उसे बदलने के लिए निकल गए, बड़े बड़े कद्दावर नेता ही क्यों ना हो। और जब गहलोत समझौता करने के लिए बिहार भेजे गए तो गहलोत जानते हैं राजस्थान की राजनीति में भी उन्हें आने वाले वक्त में समझौता करना होगा, कांग्रेस के भीतर करना होगा। हो सकता है आने वाले वक्त की राजनीति में कांग्रेस जिस तेजी के साथ बदले उसमें कांग्रेस के भीतर के पुराने कद्दावर नेताओं के सामने मुश्किल हो, या फिर वह परिपक्व दृष्टि यानी मैच्योरिटी के साथ अपने अपने रास्तों को चुन ले। यह कांग्रेस के भीतर की परिस्थिति। और पांचवी स्थिति शायद सबसे असरकारक है, जो बताती है कि बिहार का चुनाव सिर्फ तेजस्वी, नीतीश, मोदी, शाह या राहुल का चुनाव नहीं है। यह चुनाव इस देश की राजनीति का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो तय करने वाला है कि इस देश में चुनाव आयोग सबसे बड़ा प्लेयर तो नहीं हो गया है जिसे एम्पायर की भूमिका अपनानी थी, या इस देश की राजनीतिक सत्ता ने चुनाव आयोग को कहीं अपने प्लेयर के तौर पर तो मैदान में नहीं उतार दिया।
लेकिन उसके आगे का टर्निंग पॉइंट यह है कि अगर बिहार के चुनाव परिणामों में नीतीश और तेजस्वी इन्हीं का वर्चस्व बरकरार रहता है तो फिर यह मैसेज बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि दोनों इस हकीकत को इस चुनाव के दौर में यह बता चुके हैं। बीजेपी सब कुछ हड़पने को तैयार है, अपनी बिसात बिछाकर खुद के लिए गद्दी का सेज भी तैयार इस चुनाव में कर रही है। और बात जब यहां तक आ गई है तो इसको लेकर बीजेपी के पुराने कद्दावर नेताओं की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब चुनाव परिणामों के आश्रय मोदी शाह की जोड़ी कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी। और ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, यह भी पहली बार समझ गए। और दूसरी तरफ चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे राज ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे स्टालिन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, तमाम छत्रपों के बीच एक मोटी लकीर खींच गई है और उस मोटी लकीर को इर्द गिर्द हर कोई अपनी राजनीति को देखने को मजबूर होगा। और वो मोटी लकीर राहुल गांधी खींच रहे हैं, जिन्होंने संदेश बहुत साफ दिया है, हम अपना सब कुछ गंवा देंगे इस शर्त पर कि मोदी और शाह की राजनीति की हार, बीजेपी और संघ की हार इस देश में तय तो कीजिए। जो तय करेगा हम उसे अपने धागे में पिरोकर आगे खड़ा कर देंगे। इसीलिए राहुल और तेजस्वी की रैली बिहार में आपको दो वक्त नजर आएगी। आपको प्रियंका गांधी की मौजूदगी आरजेडी के नेताओं के बीच नजर आएगी। आपको एक साथ इस महागठबंधन के नेताओं की जो पूरी कतार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी और हर किसी को बोलने का मौका था, मन की बात तो कहिए, दिल से कहिए, दिमाग से कहिए, लेकिन कहिए तो यह स्थिति जीतन राम मांझी भी देख रहे थे, कुशवाहा भी देख रहे थे, चिराग पासवान भी देख रहे थे, हर कोई देख रहा था। रास्ता बिहार से ही निकलेगा, इन चुनाव के परिणामों से ही निकलेगा। आज का मैसेज यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।